न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 12 बज चुके हैं और अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार का। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हलचलें अब तेज हो गई हैं। भावी मंत्रियों से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। उनके आवास पर भावी मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद हैं, जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद है। जो जानकारी मिल रही है, पीएम आवास पर नारायण राणे पहुंच चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं, पशुपति पारस भी वहां पर मौजूद हैं, अनुराग ठाकुर भी पीएम आवास पर मौजूद हैं, अनुप्रिया पटेल, अजय भट्ट भी पीएम आवास पर मौजूद हैं, भूपेंद्र यादव और सुनीता दुग्गल भी पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले से ही वहां पर मौजूद हैं। मीनाक्षी लेखी, हिना गावित भी पीएम आवास पहुंची हुई हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, हलचल तेज हो गई है। दो तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर है प्रधानमंत्री आवास से सीधी तस्वीर अब से थोड़ी देर पहले की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहुंचे हुए थे नारायण राणे, महाराष्ट्र के बड़े नेता, और लंबे समय से उनका इंतजार भी था कि वो कब केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा होंगे। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो जिस एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा थी कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर और सबसे ज्यादा जिस नाम को लेकर चर्चा हुई है पिछले कुछ समय में, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की थी। उनके समर्थक आप देखिए उनकी बड़ी सी तस्वीर लेकर इस बात पर खुशी जताते हुए कि अब वो केंद्रीय कैबिनेट में आखिरकार शामिल होने जा रहे हैं। पिछले साल से तभी यह तस्वीर साफ हो गई थी कि वो केंद्र की राजनीति करेंगे, जब बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा के जरिए पार्लियामेंट में एंट्री दिला दी थी। तीन तस्वीर आपके सामने है। नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सर्बानंद सोनोवाल पीएम आवास पहुंच चुके हैं। वहां पर भावी मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। लगातार दिन भर हम बड़ी कवरेज आपको दिखाते रहेंगे, पल पल की अपडेट, कौन कौन से चेहरे और इस पूरी कवायद के पीछे के मतलब क्या। और अब अगर कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है चुनावों से ठीक पहले, तो आखिरकार इसके मायने क्या निकाले जाएं और इसके जरिए किस तरीके से समीकरणों को साधने की कोशिश, ये हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही देखिए विकास हमारे साथ जुड़े हैं, धीरेन्द्र पुंडीर जुड़े हुए हैं, हिमांशु जुड़े हुए हैं, मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सबसे बातचीत करें, लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प बाइट है प्रधानमंत्री मोदी का, एक बयान जो कल आपने दीपक सर के शो में भी देखा था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि जब भी कैबिनेट एक्सपेंशन की बातचीत होती है, कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, किसको फोन जा रहा है, ये किसी से नहीं कहना, किसी से बातचीत नहीं करनी। पहले सुनिए इस बयान को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज बिल्कुल न्यूट्रल अवस्था में मैं कहता हूं कि हम सब इन चीजों से बचें, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए भी जरूरत। यहां भी देखना, आज बहुत लोग आपको हंटिंग करते होंगे, पहली बार आए हैं, और शुरू में तो इतना बढ़िया पूछेंगे ना। और अटल अडवाणी जी जब पार्टी के नेतृत्व करते, दो चीज़ों से बचने के लिए कहते थे। वो कहते थे दो चीज़ों से बचना चाहिए, एक छपास और दूसरी दिखाश। छपने का जो मोह होता है वो, और टीवी पे दिखने का जो मोह होता है, इससे अगर बच के चलते हैं तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। खुद को तो बचा सकते हैं, औरों को भी बचा सकते हैं। तो आपने इस बयान को सुना प्रधानमंत्री मोदी का। और दीपक सर, शायद इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली पहुंच जाते हैं, कहते हैं ठीक है आपको बता दिया जाएगा। सर्बानंद सोनोवाल कुछ बोलते नहीं है, नारायण राणे कहते हैं जब हमको जानकारी मिलेगी आपको बता देंगे। जी बिल्कुल, ये मोदी कैबिनेट की परंपरा है और मोदी साहब का काम करने का स्टाइल ऐसा ही है। एक बार मैं प्रधानमंत्री जी के साथ बैठा था, उनके साथ पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे, और ऐसे ही कैबिनेट मंत्रिमंडल के बारे में बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने मजाक के लहजे में कहा कि भाई देखिए, आप पत्रकार लोग हैं, बहुत कुछ छापते रहते हैं कैबिनेट के बारे में, मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में, लेकिन जब मैं मंत्रिमंडल विस्तार करता हूं तो नेता की तरफ इशारा किया कि मेरे दाएं हाथ को भी नहीं पता होता और बाएं हाथ को भी नहीं पता होता है कि कौन सा मंत्री बनने वाला है। पार्टी में डिस्कशंस होते हैं, लेकिन अंतिम फैसला, ये मैं हॉर्सेस माउथ की बात आपको बता रहा हूं, सीधे मुंह से निकली हुई बात, ये खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं हवा नहीं लगने देता कि मैं किस आधार पे इवैल्यूएशन कर रहा हूं। उनका जो जादुई कंप्यूटर है जिसकी मैं बात कर रहा था, अभी भी वो आधे घंटे उस पर बैठते हैं। जो उनके सुदूर गांवों के अंदर जो जिनके साथ उन्होंने सालों काम किया है, उनसे वो लगातार फीडबैक प्राप्त करते हैं और अपने से जुड़े या अपने आसपास के लोगों के बारे में
हर छोटी से छोटी बात की जानकारी रखते हैं। ये प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी खूबी है। उनका फीडबैक सिस्टम बहुत जबरदस्त है और आज भी वो अपने लैपटॉप पर खुद बैठते हैं, खुद इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। अगर किसी पर कोई काम करने की जरूरत है, खुद प्रधानमंत्री है, लंबी चौड़ी मेल नहीं लिखते, पर हाँ अधिकारियों को उसे फॉरवर्ड करते हैं और उसमें 1-2 लाइन में लिखते हैं एक्शन टू बी टेकन, प्लीज सी इट, लुक इनटू इट, इस तरह की बातें वो लिखते हैं और आज भी अपने लैपटॉप का वो खुद इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है बड़े टैक्स हेवी हैं प्रधानमंत्री, तो जितने भी मंत्रियों को बनाया जाता है उसका स्वॉट एनालिसिस होता है। प्रधानमंत्री एक मंत्री से बहुत खुश हैं, उनका नाम है अनुराग ठाकुर और आज उनको प्रमोशन दिया जा सकता है। वो राज्य मंत्री हैं, शायद उनको कैबिनेट या स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है, ऐसी जानकारी हमको मिल रही है। एक और जो चेहरा है जो इस कैबिनेट के अंदर आ सकता है वो मीनाक्षी लेखी का है। वो पहुंच चुकी हैं, तेज तर्रार वकील हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी को उनकी ही केस के चलते माफी मांगनी पड़ी थी जब उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चौकीदार चोर है, ये जो बयान उन्होंने दिया था। उसके बाद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया था और अनकंडीशनल अपॉलॉजी राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के वक्त मांगी थी। तो ये बड़ी बात है कि मीनाक्षी लेखी को भी जगह दी जा रही है। एक बहुत इंटरेस्टिंग नाम गोपीनाथ मुंडे की बेटे प्रीतम मुंडे का है, बीड़ से सांसद हैं, ओबीसी कैटेगरी से आती हैं। दूसरा नाम सुनीता दुग्गल का है, दलित समाज से आती हैं, सिरसा से, मेरे ख्याल से सिरसा से वो सांसद हैं, रिजर्व सीट से आती हैं, इनकम टैक्स की अफसर रही हैं, उनके पति भी प्रमोटी आईपीएस ऑफिसर है। तो जो लोग प्रोफेशनल्स रहे हैं, जिन्होंने अच्छे से काम किया है, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया इकोनॉमिक्स में मास्टर्स हैं, एक अच्छे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ वो लंबे समय तक काम करते रहे विदेश में। राजनीति में आने से पहले जब उनके पिताजी का निधन हुआ था तो वो कांग्रेस पार्टी में गए थे, उसके बाद 2020 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। तो वो बहुत ऑब्वियस सा चेहरा होंगे मंत्रिमंडल के अंदर। भूपेंद्र यादव, जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की जो बैकरूम स्ट्रैटेजी है, वो खुद एक बहुत बड़े वकील हैं, जो बैकरूम स्ट्रैटेजी है उसके मास्टरमाइंड माने जाते हैं। ये भूपेंद्र यादव की रणनीति थी जिसके चलते बिहार में पार्टी चुनाव जीती है। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं और लगातार तीसरी बार नीतीश कुमार ने पूर्ण बहुमत के साथ वहां सरकार बनाई है। तो भूपेंद्र यादव का आना कैबिनेट के अंदर ये बहुत बड़ा संकेत है, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है मेरी जानकारी के मुताबिक, और अनुराग ठाकुर को प्रमोशन मिलना लगभग तय लग रहा है। लेकिन आपको लगता है दीपक सर कि क्या अभी भी कोई सरप्राइजेस की गुंजाइश है? क्योंकि हिमांशु जो थोड़ी देर पहले इस बात को लेकर अपडेट दे रहे थे, रीता बहुगुणा जोशी के नाम की काफी चर्चा हुई, लेकिन उनको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं। करीब 9 से 10 नेता लगातार हमने अपनी स्क्रीन पर ग्राफिक्स में भी बताया कि कौन कौन से नेता अभी प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हैं। आप देखिए, कुछ सरप्राइजेस जरूर होंगे, कुछ नाम ऐसे होंगे जो हमको चौंका सकते हैं। प्रधानमंत्री सरप्राइजेस देने में माहिर हैं, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए क्योंकि लिस्ट अभी फाइनल हो चुकी है, लेकिन उसका राष्ट्रपति भवन जाना बाकी है। तो मुझे लगता है आप सब लोग अपने फोन को छोड़ के बैठे होंगे, अपने लोगों को बोल रहे होंगे, फोन नहीं उठा रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे कि कब नंबर लग जाए और कब फोन आ जाए और कब किसकी लॉटरी निकल जाए। तो मुझे लगता है कि अभी जो संभावित मंत्री हैं उनके हृदय की धड़कनें बहुत बड़ी होंगी कि देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय से हमें फोन आता है या नहीं, राष्ट्रपति भवन से हमें फोन आता है या नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री हैं वो सभी समीकरणों को साधेंगे। क्षेत्रीय समीकरण भी उनको साधना है, जातिगत समीकरण भी उनको साधना है, कैबिनेट के परफॉर्मेंस को देखना है, ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखना है, और उनका जो कमिटमेंट है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस हो, क्योंकि 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं और मंत्री पद कई जगह पर खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, तमाम अपडेट्स के लिए हमारे सहयोगी भी बड़ी संख्या में इस वक्त दीपक सर मौजूद हैं। मोहित बख्शी का मैं सीधे रुक कर लेता हूं। हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, मोहित, वहां से कौन सा चेहरा केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा हो सकता है? देखिए, प्रामाणिक जो एमपी आते हैं कूच बिहार से वो हैं शांतनु ठाकुर हैं, उन और इस दोनों ही नामों को अभी मोहर नहीं लगी है क्योंकि अभी फ़ोन कॉल नहीं आया है। इसके अलावा रूपा गांगुली के नाम को लेकर भी चर्चा, और जो शुभजीत सरकार हैं उनके नाम को लेकर भी ये कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक फ़ोन कॉल नहीं आया, बंगाल अभी इंतज़ार कर रहा है, ये सबसे अहम हो गया है। अब कितनी देर और इंतज़ार करना पड़ेगा ये देखना बहुत अहम हो गया है। जी ठीक है मोहित, चलिए मैं आपके पास लौट कर आता हूं। धीरेन्द्र पुंडीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, 10 करीब चेहरे तो पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री आवास पर, जो बैठक चल रही है, कोई और पहुंचा क्या अभी? अभी जी किशन रेड्डी जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके जाने की सूचना है, वो पहुंच गए हैं। तो
मुझे लगता है कि वो भी एक बड़ा एक उनको जब वहाँ पहुँच रहे हैं तो लगता है कि उनका भी डिपार्टमेंट में उनको क्या दिया जा रहा है, कुछ किस तरह उनका प्रमोशन हो सकता है, ये देखा जा रहा है। ये पहुँचे हैं। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल पहुंच चुके हैं, जिसका बहुत ज़्यादा इंतजार था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल की जोड़ी ने काम किया था, तो ये कोई भी कोशिश ये थी कि इसमें किसी तरह की कोई चीज़ दरार ना आए, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री इतनी आसानी से शायद ही राकेश किस तरह से जो सत्ता का हस्तांतरण होता है बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी उस तरह का हम लोगों ने आसाम में देखा, तो लिहाजा ये लगातार माना जा रहा था। और सर्बानंद सोनोवाल की छवि बहुत बड़ी और बहुत साफ छवि वहाँ मानी जाती है, तो उसका भी इस्तेमाल प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के इस एरिया से नॉर्थ ईस्ट तक अपना मैसेज देने में ज़रूर कर रहे हैं। तो ये तमाम लोग हैं जिसमें वो लोग पहुंच चुके हैं। आपने जो पूरा लिस्ट में दिखाया है, उसी दौरान राजनाथ सिंह भी वहां पहुंचे हुए हैं, जो रक्षा मंत्री हैं हमारे। तो इसके अलावा जिन लोगों के नाम हम लोग ग्राफिक्स में चला चुके वो लोग वहाँ हैं। इसके अलावा सिर्फ जी किशन रेड्डी अभी हाल फिलहाल में पहुँचे हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन कुछ चेहरे हमको उम्मीद है कि अगर ये 2 दर्जन तक आता है तो इसमें यकीनन कुछ इस तरह के नए चेहरे ज़रूर होंगे जिनको प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर उनके अनुभव के सहारे इससे जो इस मंत्रिमंडल की छवि को और बेहतर किया जा सके, जो उनके काम है उनको और आगे जनता तक ले जाया जा सके। ठीक है, चलिए धीरेन्द्र, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। 2 मेहमान और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर जी जुड़ चुके हैं और साथ ही सुधीर भौमिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले मैं रुक कर लेता हूं एक बार रजनीश का। रजनीश, देखिए पशुपति पारस तो मौजूद है यहां पर, लेकिन चिराग पासवान ने अलग से मोर्चा खोल रखा है, लेकिन इन बातों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि तय हो चुका है पशुपति पारस इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी से मिल भी रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभी से थोड़ी देर पहले मेरी चिराग पासवान से पटना में मुलाकात हुई। मैंने उनको इंटरव्यू किया और वो ये कह रहे थे कि चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि पशुपति पारस को मंत्री बन जाना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि उन्हें मलाल रह जाएगा। उन्होंने पार्टी तोड़ दी, परिवार तोड़ दिया इस मंत्री पद के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें मंत्री बनाया जाए तो लोजपा कोटे से नहीं बनाया जाए, उन्हें निर्दलीय बनाया जाए, या वो जेडीयू ज्वाइन कर लें या बीजेपी ज्वाइन कर लें। लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं और जब भी वो मंत्री बने तो लोजपा कोटे से न बने, इस बात का ध्यान जरूर रखा जाए, नहीं तो मैं न्यायालय चलवा जाऊंगा। तो चिराग पासवान ने एक तरह से अपनी तरफ से धमकी दी है चाचा को भी और एनडीए को भी कि भाई उन्हें एनडीए में शामिल नहीं माना जा सकता है। लेकिन चिराग पासवान ये बार बार कह रहे थे कि अगर चाचा बन भी जाते हैं मंत्री तो ये उनकी बहुत बड़ी तमन्ना थी, जिसके लिए उन्होंने पूरी साजिश रची मेरे खिलाफ। साथ ही चिराग से जब मैंने पूछा कि रामविलास पासवान आपको मंत्री के रूप में देखना चाहते थे, 2014 से इसकी बात की चर्चा थी, तो उनका कहना था कि हाँ पिताजी चाहते थे, मगर अब जो लोग उनको मंत्री बना रहे हैं वो जाने कि वो मुझे क्यों नहीं बना रहे हैं, उनको क्यों बना रहे हैं। जी ठीक है, दीपक सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक सर, अभिलाष खांडेकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा आप उनसे भी बातचीत करें, और साथ ही जो तस्वीर है वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है और बड़े लेवल पर फेरबदल होगा। जो मौजूदा मंत्री हैं उनके विभागों में भी ठीक ठाक फेरबदल होने जा रहा है, संकेत तो ये मिल रहे हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल विभागों में फेरबदल होगा, और जिन मंत्रियों को प्रमोशन दिया जा रहा है उनमें से 2 मंत्री मेरे ख्याल से पहुंच चुके हैं। अनुराग ठाकुर उनमें से एक है, जी किशन रेड्डी उनमें से एक है। दोनों युवा चेहरे हैं। इस अगर उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, या कैबिनेट में पद दिया जाता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। और साथ ही साथ अभिलाष खांडेकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंधिया परिवार से बहुत पत्रकार के तौर पर उन्होंने इस परिवार का बहुत अध्ययन किया है। अभिलाष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा ज्योतिरादित्य सिंधिया का कैबिनेट में आना क्या मायने हैं, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ताकत इससे कितनी बढ़ती है? के विस्तार की अटकलें लगाई जा रही थी, लोग काफ़ी दिन से इसका अभिलाष जी, मेरी आवाज इंतजार कर रहे थे, और जो सबसे ऑब्वियस चेहरा है वो निश्चित रूप से जी मिल रही है। आवाज आ रही है जी? दीपक जी बताइए, जी बताइए बताइए बताइए। आवाज आ रही है? बताइए, आप सिंधिया परिवार के बारे में बता रहे थे। इस मंत्रिमंडल की जो हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो जिस नाटकीय अंदाज में पिछले साल 2020 के मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी और उनके सहकारियों के साथ और करीब 17 एमएलए 22 एमएलए को लेकर वो बेंगलोर चले गए थे और कमलनाथ सरकार गिर गई थी, तब से लगातार बात चल रही थी कि खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या मिलेगा। तो अब मुझे लगता है कि आज के यदि मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिलता है तो मध्य प्रदेश में जो उनके ढेर सारे हजारों की संख्या में तादाद में जो उनके समर्थक हैं वो
और अब चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी में कम से कम 1.5 साल से लगभग उसमें आ गए हैं, हर जगह पर जा रहे हैं, हर मंत्री के जा रहे हैं, एमएलएस के जा रहे हैं, तो वो भी एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के रूप में अब अपने आप को स्थापित मध्य प्रदेश में कर चुके हैं। तो उनका मंत्रिमंडल में आना, और चूँकि आपने जैसा कहा कि बहुत हार्वर्ड से और बाकी यूनिवर्सिटी से, स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए हैं, उन्होंने पावर मिनिस्ट्री बहुत अच्छी संभाली थी उस ज़माने में, तो इस तरीके से उनका काम करने का तौर तरीका और उनका चेहरा, उनकी लीडरशिप, इसके रूप से निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए एक बात है कि ग्वालियर और संभाग से 2 मंत्री दिल्ली में हैं ऑलरेडी, अभी है ही, तो नरेंद्र सिंह तोमर और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया यदि आ जाते हैं, जैसे कि अटकलें लगाई जा रही है, तो उस तरीके से उसमें उनका मंत्रालय का विभाजन क्या होगा, किस तरीके से चीज़ें होगी, ये देखना रुचिकर होगा, क्योंकि करीब 7 या 8 मंत्रियों के पास 3 या 4 से ज़्यादा मंत्रालय है, तो उनमें विभाजन होगा। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक्सपर्टीज़ पर मोदी जी लगातार भरोसा कर रहे हैं, हरदीप पुरी जो फॉरेन सर्विस के ऑफिसर रहे हैं, या फिर जयशंकर साहब जिनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया है, पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे, तो जो लोग एक्सपर्ट हैं इकोनॉमिक्स में, तो मैं मानता हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जिस तरीके से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है, ट्रेनिंग हुई है, वो एक इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं, कॉमर्स इंडस्ट्री को जानते हैं, उनके पिताजी ने रेलवे को बहुत अच्छे चलाया था। तो मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिल्कुल मिलनी ही चाहिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी में उनका आना मध्य प्रदेश की राजनीति को पूरी तरह से बदल देने वाला था। उनके चलते ही मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी है। हलचलों का केंद्र इस वक्त अगर कोई है तो वो है 7 लोक कल्याण मार्ग, जहां से हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया भी जुड़ गए हैं। रवि, और कौन कौन से नाम पहुंचे हैं, जरा अपडेट कीजिए। देखिए दीपक जी, जो बड़े नाम की अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पहुँचे हुए हैं, हिना गावित पहुँची हुई है, कर्नाटक की सांसद हैं शोभा करांदलाजे, वो भी यहाँ पे पहुँची हुई हैं। और केंद्रीय मंत्रियों की अगर बात करें तो अमित शाह खुद पहुँचे हुए हैं, राजनाथ सिंह यहाँ पहुँचे हुए हैं, जेपी नड्डा यहाँ पहुँचे हुए हैं, मीनाक्षी लेखी भी यहाँ पहुँची हैं। तो माना जा रहा है कि जो लोग यहाँ पे पहुँचे हैं उनका ऑलमोस्ट टिकट फाइनल है कि वो शाम को शपथ लेंगे। दूसरी सबसे अहम बात बताई जा रही थी नारायण राणे को लेकर। नारायण राणे सबसे पहले पहुँचने वाले में से यहाँ पर थे, सबसे पहले नारायण राणे यहाँ पहुँचे, तो उसका ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुँचे थे। सर्बानंद सोनोवाल जिनके नाम को लेकर चर्चा हो रही थी कि उन्होंने जब मुख्यमंत्री के पद से चेंज किया गया था, असम में मुख्यमंत्री जब बदला गया था, ऐसी बहुत संभावना थी कि सर्बानंद सोनोवाल को केंद्र में जगह मिलेगी। सर्बानंद सोनोवाल भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड से अजय भट्ट यहाँ पहुँचे हुए हैं। हालांकि पिछली बार भी मैं ऐसा माना लगाया जाता है कि पिछली बार उनको कैबिनेट का मंत्री बनाया जा सकता है, इस बार अजय भट्ट भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और ये भी बताया जा रहा है, हालांकि आपको दिखा दूँ यहाँ जमावड़ा है, मीडिया काफ़ी जमावड़ा है, और जो गेट है उस गेट से जो लीडर्स है जिनके नाम ऑलमोस्ट फाइनल है उनका यहाँ आना शुरू हो रहा है। अभी की अगर बात करूँ तो अभी चूँकि जितने केंद्रीय मंत्री बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, और जिनके नाम है उनका पहुँचने का सिलसिला अभी जारी है। कई बड़े नेता हैं जो पहुँच चुके हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ देर के बाद और भी जो नेता हैं जिनके नाम है वो भी यहाँ पहुँच सकते हैं। जी ठीक है रवि, आप अपडेट देते रहिए। जैसे ही कोई नया नाम अंदर जाए हाथ उठाइएगा, हमें बताइएगा कि किसका किस्मत का ताला खुला है और मोदी कैबिनेट में एक प्रभावशाली मंत्री वो बनने जा रहा है। सीधे मैं इस वक्त चलता हूं, मेरे सहयोगी विकास श्रीवास्तव इस वक्त जुड़े हुए हैं। विकास, हिना गावित, ये नाम आपको कितना सरप्राइज करता है, क्योंकि नंदुरबार से सांसद हैं, रिजर्व सीट है नंदुरबार। कैसे देखते हैं हिना गावित को आप, और कैसे देखते हैं जो बाकी अन्य मंत्री शपथ ले रहे हैं? नारायण राणे आर्क राइवल हैं, धुर विरोधी माने जाते हैं ठाकरे परिवार के। ठाकरे परिवार भारतीय जनता पार्टी के मनाने के बाद भी फिर से सरकार बनाने के मूड में नहीं दिखता, तो क्या यह संकेत है ठाकरे परिवार के लिए कि आपके सबसे धुर विरोधी को हम राजनीतिक तौर पर खड़ा कर रहे हैं? दीपक जी, मैं शुरुआत हिना गावित से करता हूं। आपने पूछा कि इनके नाम के ऐलान से किसी को आश्चर्य हुआ या नहीं हुआ, तो मैं ये कहूंगा कि आश्चर्य बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि इस नाम का चयन ही जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए किया गया है। सबसे कम उम्र की सांसद हैं, और मैं आपको बता दूं कि उत्तर महाराष्ट्र में एकनाथ खड़से के बीजेपी से पलायन के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हो गया था बीजेपी के लिए, उस वैक्यूम को भरने की कोशिश की गई है हिना गावित के जरिए। अगर हिना गावित उत्तर महाराष्ट्र से निकलकर कैबिनेट तक पहुंचती हैं तो उत्तर महाराष्ट्र में एक किस्म से बीजेपी का प्रेजेंस नजर आएगा, एक प्रतिनिधित्व तो मिलेगा उत्तर महाराष्ट्र को, और यही वजह है कि उनके नाम का चयन किया गया। इसके अलावा दलित समाज से भी आती हैं, तो उस समाज को भी वहाँ पर प्रतिनिधित्व मिलेगा, इसी वजह से हिना गावित के नाम का चयन किया गया है। नारायण राणे एक अपरिहार्य नाम बन गए थे, काफ़ी दिनों से इंतजार किया जा रहा था कि कब कैबिनेट में उनके नाम का ऐलान हो, जब भी एक्सपांशन होगा उनको जगह दी जाएगी, ये पहले से तय था। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि नारायण राणे को कैबिनेट में पहुंचाकर बीजेपी अपनी तरफ से शिवसेना को एक संदेश
देना चाहती थी कि देखिए जो हमारे लिए लॉयल रहते हैं, जो हमारे प्रति निष्ठा बरतते हैं, उन्हें हम कितनी सम्मानजनक जगहों पर पहुंचाते हैं। नारायण राणे शिवसेना के आर्क राइवल रहे हैं, अखंड आलोचक रहे हैं, खुद एक दो नहीं 37 साल तक वो शिवसेना में थे और इसीलिए शिवसेना को इनसाइड आउट जानते हैं और इसी वजह से उनके नाम के चयन से किसी को कोई हैरानी नहीं है। कोकण में उनका एक प्रभुत्व है, उनका दबदबा है। कल एक नारा सुनने में आया, कोकण सा वाघ चालला दिल्ली ला, मतलब कोकण का बाघ अब दिल्ली जा रहा है। तो इस नारे से आप समझ सकते हैं कि कोकण में क्या बिसात है नारायण राणे की, उनका प्रभुत्व कितना है वहाँ पर, उनकी लोकप्रियता कितनी है। और इसी वजह से अगर नारायण राणे को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलती है तो कोकण को एक प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। हाँ, हैरत जरूर प्रीतम मुंडे के नाम पर हुई है। ओबीसी नेता हैं, गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं, लेकिन प्रीतम मुंडे के कामकाज से ऐसा बताया जा रहा था कि मोदी जी काफ़ी खुश नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति लगातार वो लोग सभा में देख रहे थे और कम उपस्थिति की वजह से एक बार मोदी जी बिफरे भी थे प्रीतम मुंडे पर। और इसी वजह से आज अगर केंद्रीय कैबिनेट में उनके नाम की चर्चा हो रही है तो राजनीति के कुछ जानकार इस पर निश्चित हैरत जता रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि जब तक मोदी खुद ऐलान न करें, जब तक वो अपने लैपटॉप का बटन न दबाएं, तब तक किसी के भी नाम का ऐलान नहीं माना जाए। अभी फिलहाल जिन नामों की चर्चा है जो पहुंच चुके हैं पीएमओ पर, उनके नामों को कंफर्म माना जा रहा है, जिसमें नारायण राणे हैं, हिना गावित हैं। इसके अलावा कौन वहां पर महाराष्ट्र से पहुंचता है ये देखने वाली बात होगी। जी दीपक जी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हम देख रहे हैं और लगातार अपने संवाददाताओं के पास जा रहे हैं। मेरे साथ सुबीर भौमिक जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर चुके हैं। इसके अलावा मेरे साथ रजनीश कुमार हैं पटना से, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर भी जुड़े हुए हैं। एक ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौटते हैं।